Hello, good morning everyone. Welcome you back to our class of CA Intermediate Auditing and Ethics, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 पूरा का पूरा दोस्तों शेड्यूल 3 के ऊपर बेस्ड है। तो कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट देता है, और उस फॉर्मेट में ये बताया जाता है कि आपको अलग अलग बैलेंस शीट और P&L आइटम रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर्स देना है। इस पूरे चैप्टर में एक प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर हेड में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपकी शेड्यूल 3 में दी गई है, जिसके 3 डिवीजन होते हैं 1, 2, 3 AS, इंड AS और NBFC के। हम इस चैप्टर में रिवीजन करते समय शेड्यूल 3 रिलेटेड जितना भी डिस्क्लोजर है, तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि पूरा शेड्यूल 3 पर ही बेस्ड है। शेड्यूल 3 इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो वो वाला पार्ट हम क्या करेंगे, सेपरेटली अलग से डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, शेड्यूल 3 के प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के अलावा सारी चीज़ें। एग्जाम में आप समझ लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसा आता है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम आपको दे दी जाएगी, जैसे ट्रेड रिसीवेबल, और बोलेंगे कि एज एन ऑडिटर आप बताओ इसका ऑडिट आप कैसे करोगे। इसका ऑडिट समझने के लिए आपको असर्शन शब्द का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और इसलिए ये चैप्टर में सबसे पहले शुरू में उससे रिलेटेड कुछ एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया गया। सबसे पहले चैप्टर किसके ऊपर है, तो ये कहता है कि कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडियन गैप्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप में कई चीज़ें प्रेजेंट करता है, और बैलेंस शीट का उद्देश्य पोजीशन बताना होता है, P&L का उद्देश्य प्रॉफिट्स या रिजर्व्स बताना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली ऑडिट करने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करके उसके ट्रू एंड फेयर व्यू पे रिपोर्ट करता है। ओपिनियन नॉर्मली ओवरऑल रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर होता है, जो बताता है कि क्या प्रॉफिट्स कंपनी के सही है या पोजीशन सही है या नहीं। पर आप ओपिनियन तभी बना पाओगे जब आपको स्पेसिफिक असर्शंस जो कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है उस पर कॉन्फिडेंस आएगा, रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा, और ये आपके इंडिविजुअल जजमेंट है सारे स्पेसिफिक असर्शंस के। इस चैप्टर में हम ऑडिट प्रोसीजर्स वो डिस्कस करेंगे जिससे कि हम असर्शंस वेरीफाई करेंगे। तो आप रिवीजन के दौरान स्किप भी कर दोगे इंट्रोडक्शन को तो कोई दिक्कत नहीं है। असर्शन का मतलब यहां समझाया है, इट रेफर्स टू रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट। एक्सप्लिसिट मतलब कि एक्सप्रेस्ड फॉर्म में, और अदरवाइज यानी किसी और फॉर्म में, एज एन इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड। सो एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है, और ऑडिटर उसे कंसिडर करता है ये देखने के लिए कि वो मिसस्टेटेड तो नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, तो असर्शन का मतलब है, समझो बुक्स में बिल्डिंग दिख रही है 50 लाख रुपए की, तो बताइए इससे आप क्या क्या इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहली बात आप ये मानेंगे कि ये बिल्डिंग एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है एंड ऑफ द ईयर पे, यानी कि कंपनी के पास एक्चुअल में ये बिल्डिंग फिजिकली है, एग्जिस्टेंस असर्शन, खत्म नहीं हुई है, डैमेज नहीं हुई। कंपनी इसे ओन करती है, उसका कंट्रोल है उसके ऊपर, यानी उसकी राइट्स है इस असेट के ऊपर। इसकी वैल्यू 50 लाख रुपीस सही है, डिप्रिशिएटेड एज पर अकाउंटिंग नॉर्म से, और सारी बिल्डिंग जो कंपनी ने ओन करी है वो सब मिला जुला के 50 लाख रुपीस की है। इसका मतलब इसके अलावा और कोई बिल्डिंग नहीं। मतलब इसका ही हो गया दोस्तों कि ऑल इन ऑल आप बिल्डिंग असर्शन में क्या चेक कर रहे हो, बिल्डिंग आपकी है, ओनरशिप राइट्स आपके पास है, एग्जिस्टेंस, अमाउंट उसका सही है, वैल्यूएशन, और सारी बिल्डिंग रिकॉर्ड करती है, कंप्लीटनेस। ये तो बात हो गई है एसेट की। सपोज कोई इनकम आइटम होती तो उसमें क्या होता, तो उसमें भी इसी तरह के असर्शंस होते। तो जैसे अपन देखते हैं इनकम में लेट्स से ऑडिट प्रोसीजर्स, हालांकि
इनकम अकाउंट्स में जो असर्शन होते हैं उसमें आप एग्जिस्टेंस चेक नहीं करोगे, ऑकरेंस चेक करोगे। आप ये नहीं देखोगे कि सेल्स एग्जिस्ट कर रही है क्या, सेल हुई है क्या, आप ये देखोगे। तो सबसे पहले जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, तो क्या एक्चुअल में हमने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये खर्चा किया है, और ये जो हमारे एम्प्लॉय है उसी के खर्चे यहाँ पे शामिल है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल मालूम पड़ा डायरेक्टर के लड़के की पॉकेट मनी को भी यहाँ डाल दिया। तो एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन हुआ भी है। ये ट्रांजैक्शन इस साल का होना चाहिए तो ही इस साल में रिकॉर्ड होगा। कट ऑफ मतलब 31 मार्च है, उससे पहले ऑफ द करंट ईयर में हुआ है या बाद में हुआ है, पहले तो इस साल होगा। अमाउंट उसका सही है, यानी कि आपने जो खर्चा किया है वो पूरा बुक किया। तो सपोज इसमें कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो उसको अलग से खर्चा बुक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है इन रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स, पीएफ वगैरह। अमाउंट सही है, इसका वैल्यूएशन सही है, कोई भी खर्चे आपने छोड़े नहीं हैं, पूरे अकाउंट फॉर हो गए। और एक प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर आपको शेड्यूल 3 के अनुसार एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में अलग अलग हेड्स में खर्चे बताना पड़ते हैं, वो आपने किए हैं। यानी एक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नाम की P&L की आइटम को चेक करने के लिए ऑडिटर को ये सब असर्शंस चेक करना है। ऐसे ही सेल्स का भी एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सारे असर्शंस के मतलब समझाए गए। असर्शंस बेसिकली आप यूँ समझ लीजिए दोस्तों क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, असर्शन का मतलब कोई भी चीज़ बैलेंस शीट P&L या नोट्स में दिख रही है तो उससे क्या क्या इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंसेस, इंफॉर्मेशन आप ड्रॉ करते हो, वो सब उसके असर्शंस है। ऑडिटर चेक करता है कि वो सारे असर्शन सही है, मिसस्टेटेड तो नहीं है, तब जाके वो ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे देगा। ध्यान रखना, जब भी असेट्स और लाइबिलिटी की बात होगी तो अकाउंट बैलेंसेस की बात होती है। अकाउंट बैलेंसेस में क्या क्या असर्शन यूजुअली चेक होते हैं, तो इन अकाउंट बैलेंस विल यूजुअली चेक एग्जिस्ट करता है या नहीं, हमारा राइट या हमारी ऑब्लिगेशन है या नहीं है, वैल्यूएशन सही है और उसका कंप्लीटनेस। हालांकि आप चाहे तो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एक कॉमन असर्शन सब जगह चेक कर सकते हैं। P&L में आप क्या चेक करोगे, ट्रांजैक्शन एग्जिस्टेंस की जगह ऑकरेंस है। देन कट ऑफ चेक करोगे, इस साल का है। एक्यूरेसी, अमाउंट सही है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। एक चीज़ और चेक करते हैं, क्लासिफिकेशन, जो यहाँ पे डिस्कस नहीं है बट होता है, जिसका मतलब है कि इसे सही हेड में क्लासिफाई किया है, रेवेन्यू को कैपिटल तो नहीं करती। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर में बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यही करना है कि हर आइटम में ये सारे असर्शंस के अंदर ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा, ये पढ़ना है, चैप्टर खत्म। अप्रोच सही बिठा ली इसकी तो बहुत आसानी से आप इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए एग्जिस्टेंस असर्शन समझ में आ गया, तो आपको एग्जाम्पल से समझाया गया। अब आप ये देख सकते हैं। अब अपन आते हैं इंडिविजुअल आइटम्स पे। इसमें सिर्फ शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस की कुछ आइटम है जिसमें कंपनीज एक्ट के प्रोविजन स्पेसिफिकली दिए गए हैं और इसलिए वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अपने को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले शेयर कैपिटल में क्या बताऊं मैं अब आपको, ऑथराइज्ड होती है और इशूड शेयर कैपिटल होती है, दोनों डिस्क्लोज करना पड़ती है। असर्शन क्या चेक करना है, सबसे पहले शेयर कैपिटल है तो वो एग्जिस्ट कर रही है। बैलेंस शीट में क्या क्या असर्शंस होते हैं, एसेट लाइबिलिटीज, तो इक्विटी एसेट लाइबिलिटी में अपन बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन तो भैया अपने शेयर है तो वहाँ पे इतना रेलिवेंट नहीं होगा, एसेट लाइबिलिटी पे वो ज़्यादा होता है। तो कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, तो ये तीन असर्शंस आपको चेक करना है कि सारी इक्विटी रिकॉर्ड हो गई है, सही वैल्यू पर रही है और एग्जिस्टेंस है। नॉर्मली आपको कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि असर्शन क्या चेक करना है और फिर प्रोसीजर्स बताएंगे। शेयर कैपिटल के केस में प्रोसीजर थोड़े से कंपनी लॉ बेस पर डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो बोला आप ईयर एंड के शेयर कैपिटल को पिछले साल से चेक करके ये देख लो कि कोई चेंज तो नहीं हुआ है। मैनेजमेंट से या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कंपनी सेक्रेटरी से ले लो कि कोई इस साल फ्रेश इशू बायबैक नहीं हुआ है, और अगर चेंज हुआ है तो आपको इस साल जो भी आपका फ्रेश इशू है चेक करो कि वो ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा तो नहीं हो गया। रिजोल्यूशन चेक कर लीजिए ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो अब हमारा पूरा फोकस क्या होगा, अगर इस साल में फ्रेश इशू आए तो कैसे चेक करना है, क्यों? क्योंकि अगर फ्रेश इशू नहीं हुआ है तो नॉर्मल है, पिछले साल का कंटिन्यू करें। आप बताइए, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस चेक करना पड़ेंगे यहाँ पे, तो क्या चेक करेंगे? सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आती है, उसके बेसिस पे अलॉटमेंट होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। एप्लीकेशन मनी मिनिमम 1% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द इशू प्राइस होना चाहिए, होता है ना लिस्टेड कंपनी में 25% मिनिमम बुलाना पड़ता है, अदर्स में 5%। देन अंडर राइटिंग कमीशन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं दे सकते, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते, अदर देन कैश इशू करें तो उसके कुछ नियम है। सेबी के नियम फॉलो करना है, लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, एमसीए के पास जमाने भर के रिटर्न्स फाइल करने, जैसे शेयर होल्डर का फॉर्म 7,
ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल अगर किए तो PS3। आरबीआई के पास आपको करना पड़ेंगे अगर नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स हैं, और आपको देखना पड़ेगा कितनी सिक्योरिटी इशू की है, क्या प्राइस पे, उससे क्या अकाउंटिंग। कभी आपको ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना पड़ी है तो फीस स्टैम्प ड्यूटी दी होगी, वो चेक कर लें। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, तो आप क्या चेक करेंगे, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। तो पहले तो आप लिखोगे कि भैया इज देयर अ चेंज ड्यूरिंग द ईयर और नॉट, और पहले अपन चेक करेंगे चेंज हुआ है या नहीं, और अगर चेंज हुआ है तो फिर अपन चेक करेंगे कि कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस हुआ है, नंबर 1। उसके बाद आप देख लीजिए शेयर्स डिस्काउंट पे तो नहीं है, अदर देन कैश तो नहीं है, लिस्टिंग रेगुलेशन, आरबीआई के नियम्स, एमसीए के फॉर्म्स, और वाउच करेंगे आप प्राइस। तो ये 3 तो नहीं है, ये 4 तो लॉ ही हो गए, लॉ के ही 4 पॉइंट लिखना है, ऐसे याद रखें, बाकी जेनरिक पॉइंट्स। ठीक है, अब आते हैं अगर शेयर हमने कभी प्रीमियम पे इशू किए तो क्या होगा। तो प्रीमियम पे इशू किए गए शेयर दोस्तों सेक्शन 52 में कवर होते हैं, जो बोलते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्रीमियम पे इशू करने में। इट्स एक दैट कि जो एक्सेस पैसा आपको मिलेगा ओवर द नॉमिनल वैल्यू सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, और उसका यूज स्पेसिफाइड। तो सेक्शन 52 इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है में 24 में कि क्या यूज है सिक्योरिटी प्रीमियम का। फुल्ली पेड बोनस शेयर के काम आएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के, कमीशन या डिस्काउंट ऑन शेयर्स डिबेंचर्स, या प्रीमियम पेबल और बायबैक। ये सब पढ़ चुके हो आप कंपनी लॉ में, कई बार क्या ही पढ़ना। आपको देखना है प्रीमियम जो आया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है। अब इसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नहीं बोलते। और एप्लीकेशन आप देख लीजिए, शेयर उसी पर्पस के लिए, या जो प्रीमियम आया वो उसी पर्पस में यूज हुआ है जो आपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस में लिखा। डिस्काउंट पे शेयर इशू हो सकते हैं क्या, अलाउड ही नहीं है एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। जाओ अपने एम्प्लॉय डायरेक्टर्स या जो गुडविल लेके आता है उसे देते हैं। इट विल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड टू क्रेडिटर्स टू कन्वर्ट डेट। किसी को पैसे देने थे, लोन नहीं रिपे कर पाए, तो हो सकता है शेयर इशू करे, तो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। अगर वो इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड या रिजोल्यूशन प्लान्स के अंदर रिजॉल्व होता है। कोई भी डिस्काउंट प्राइस पे आपने इसके अलावा शेयर इशू किया अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर, या ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स या रिकवरी प्लान के अंतर्गत जो आरबीआई करवाता है, तो वो वॉइड माना जाएगा, प्लस आपको पैसा 12% ब्याज के साथ रिफंड करना पड़ेगा, प्लस आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। चेक क्या करना है, कुछ नहीं है, इस साल शेयर कैपिटल में मूवमेंट है क्या, और है तो देख लो, डिस्काउंट पे इशू तो नहीं हुए। कैसे देखोगे, इशू प्राइस देख के, मिनट्स देख के। पर सर अगर हमारी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। हाँ, स्वेट इक्विटी पता है आपको। यस सर, स्वेट इक्विटी क्या होता है, नॉर्मली कंपनी में ओनर्स वगैरह अगर बहुत रेपुटेड लोग हैं और वो कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। आप सोचो, आप कल दिन सपोज फॉर एग्जाम्पल सलमान भाई आपके भाई, तो आपने बोला सलमान भाई आपके साथ मिलके कंपनी शुरू करनी है, वो बोलेंगे अच्छा हमारी ब्रांड का फ़ायदा उठाओ। हमने बोला चलो ठीक है, हमारी कंपनी का 50% शेयर कैपिटल आपको देते हैं बिना कोई पैसे के। ये स्वेट इक्विटी शेयर। तो ये एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पे दिया जाता है अदर देन कैश। नॉर्मली कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कोई वैल्यू एडिशन उन्होंने किया, जो शुरू मेहनत करी कंपनी बनाने के लिए उन्होंने, उसके लिए भी हो सकता है। स्वेट इक्विटी की कंडीशन ये होती है कि ये ऑलरेडी इशूड क्लास होना चाहिए। स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है जिसमें स्पेसिफाइड होगा कि आपको कितने शेयर्स क्या प्राइस पे इशू करना है। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं है फ्री में इशू करो। सेबी की रेगुलेशंस और पैरी पैसू राइट्स एंड लिमिटेशंस विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी इक्वल राइट्स होना चाहिए, इसकी स्पेशल राइट्स नहीं। बाकी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस का कंप्लायंस करो। ये कंपनी लॉ है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट रिडक्शन ऑफ कैपिटल। इसी कारण से भी अगर आपको कैपिटल रिड्यूस करना है, रिड्यूस यानी बायबैक नहीं, आप नॉमिनल शेयर कैपिटल कम करना चाहते हैं दोस्तों। क्यों? रीस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत आपने इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग में देखा होगा, तो इफ कंपनी वांट्स टू रिड्यूस इट्स कैपिटल, तो आपको वंस अगेन क्या करना है, यू विल हैव टू ऑब्टेन अ रेजोल्यूशन। तो किसी भी कारण से अगर आपको कैपिटल रिड्यूस करना है, तो एक तो होता है बायबैक के कारण रिड्यूस होती है, तो देन इन दैट केस ऑब्वियसली बायबैक के प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे। और बायबैक ऑफ ओन सिक्योरिटी 68 यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे। 66 बात करता है किसकी,
रिडक्शन की। सबसे पहले एसआर लगेगा, एओए ऑथोराइज करेगा तो ही प्रॉब्लम है, नहीं तो पहले एओए ऑथोराइज करवाओ, तभी अलाउड है रिडक्शन ऑफ कैपिटल जब आपके डिपॉजिट के रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं। इसके लिए आपको ट्राइब्यूनल की परमिशन लगना पड़ती है। ध्यान रखना दोस्तों, इट इज़ नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट बट ट्राइब्यूनल। कभी एमसीक्यू आ जाए कि आपको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए क्या चाहिए, परमिशन ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स, और सेकेंड ऑप्शन आ जाए परमिशन ऑफ द ट्राइब्यूनल, थर्ड आ जाए परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, फोर्थ आ जाए ऑल ऑफ दिस। तो अब इसी बात है, हमें टिक क्या करना होगा और नीचे ऑप्शन आएंगे आपके पास 1 2 3 4 में 2 सही है, ऑब्वियसली ऑप्शन वैसे आएंगे स्पेशल रिजोल्यूशन और ट्राइब्यूनल की परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो होते हैं ना, नीचे ऑप्शन आते हैं 1 ओनली 1 एंड 2 इस टाइप के। खैर, रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट आपको लगेगा रिडक्शन ऑफ कैपिटल पे, तो आप क्या करते हो, बेसिकली अप्लाई करोगे एमसी के पास आफ्टर गिविंग ऑल द परमिशंस, तो वो रिड्यूस करेगा, तो आपकी कंपनी के नाम के आगे एंड रिड्यूस लगाओगे और शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है, शेयर कैपिटल रिड्यूस करने की, उतना पैसा कैपिटल रिजर्व में डाल के लॉसेज राइट ऑफ करने में यूज करते हैं। कोई रिवैल्यूएशन वगैरह असेट का होता है तो नॉर्मली इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग में जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है अपने अकाउंट्स में पड़ा होगा, तो सारी एसेट्स को भी रिवैल्यू करते हैं, लाइबिलिटीज को रीमेजर करते हैं, तो वो सब साथ में होता है। रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपको देखना होगा, मेंबर के अकाउंट्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास 10 रुपये का शेयर था तो हो सकता है कैपिटल रिड्यूस करके 1 रुपये का कर दिया, तो सब जगह चेंज होंगे। नए शेयर सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकते हैं एंड रिड्यूस्ड ऐड होएगा। एमओए में आपको अकॉर्डिंगली आपकी कैपिटल चेंज करना पड़ेगी और ट्राइब्यूनल के कंप्लायंस करना पड़ेंगे, जो भी टर्म्स है उसके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये पूरा शेयर कैपिटल हो जाता है, किसी को शेयर कैपिटल में डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ो। मैंने थोड़ा क्विकली बस आपको बता दिया रीड करके, क्योंकि कंपनी लॉ के प्रोविजंस हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन ज़रूरत थी। असली मजा जब हम असेट लाइबिलिटी डिस्कस करेंगे तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। चल मैं 1 सेकेंड। बताइए बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए। क्या हमें ये लर्न करना पड़ेगा? हाँ, ये तो बहुत सिंपल है, 101% आपको ये सब याद करना है, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? अरे क्या है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहा है तो किस किस की परमिशन ले रहा है? शेयर होल्डर की लगेगी, स्पेशल रिजोल्यूशन। हो सकता है शेयर होल्डर नाराज हो जाए, अब ये सब अपन बैच में कवर करते हैं ऐसे लॉजिक्स के साथ, बट अब यहाँ पे आपसे पूछा है तो बता। तो शेयर होल्डर बोलेगे यार मेरा 10 रुपये का शेयर है, अब इसमें क्या है, रिडक्शन होता क्या है, वो पूरी कहानी मैंने आपको बताई अभी रिविजन में, अपन टू द पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा सा पूछा है तो बता देता हूँ। तो क्या होता है, कंपनी में समझो लॉसेस हो गए, तो कंपनी के पास 100 करोड़ की कैपिटल थी, 50 करोड़ के लॉस हो गए, तो शेयर होल्डर को बोला कि भैया हम कैपिटल आधी करना चाह रहे हैं, 100 की 50। तो शेयर होल्डर बोलेंगे हमारा 10 रुपये का शेयर 5 का हो जाएगा, हम क्यों माने? हमने बोला होता ऐसे भी हो गया क्योंकि 50 करोड़ हम उड़ा चुके हैं लॉसेस है, और अब बैलेंस शीट ऐसी खराब दिख रही है कि अब बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, लॉस देख के घबरा जाती है, देती नहीं। हम चाह रहे हैं कि वो जो लॉसेस हुए उसको राइट ऑफ कर दे कैपिटल से, तो इसके लिए हम ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते, जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते, परमिशन लगेगी, आप परमिट करो। तो आपकी जो कैपिटल है ना उसको 50 से कम कर देंगे, 100 की 50 कर देंगे, 10 की 5 कर देंगे। तो 100 करोड़ की कैपिटल में हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल को कम करना है तो डेबिट करेंगे, तो उसे डाल देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, और फिर जो लॉसेज एक्यूमुलेटेड है हमारे पास उन्हें भी हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे, तो लॉसेज जो डेबिटेड है वो क्रेडिट हो जाएंगे और कैपिटल रिडक्शन डेबिट, तो कैपिटल रिडक्शन 0 हो जाएगा, लॉसेज वाइप ऑफ हो जाएंगे। शेयर कैपिटल 100 की 50 करोड़ दिखेगी, पर कोई बुराई नहीं है, क्यों? क्योंकि अब हमारी कंपनी में कुछ भी लॉसेज एक्यूमुलेटेड नहीं दिख रहा है, तो पोजीशन बेहतर दिख रहा है।
तो शेयर होल्डर को मनाने के लिए हमें काफ़ी हो सबको मनाना पड़ेगा, यानी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। हो सकता है इसमें कोई शेयर होल्डर रंगा डाल दे, तो इसके लिए ऐसा भी बोल रखा है कि आप ट्राइब्यूनल की परमिशन ले लो, कि ऐसा नहीं हो कि बड़े बड़े शेयर होल्डर मिलके छोटे शेयर होल्डर के अगेंस्ट में काम करें। तो लॉजिकली आपको किसकी परमिशन लेना पड़ेगी? ट्राइब्यूनल की, और शेयर होल्डर का स्पेशल रिजोल्यूशन लगे। अब आप बताओ कि अगर आप शेयर कैपिटल कम करोगे, आपके नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे, या फिर आपकी फेस वैल्यू पर शेयर कम होगी, तो आपको एमओए में चेंज करना पड़ेगा। आपकी ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल सब चेंज हो रही। तो एमओए में ऑथराइज कैपिटल आती, कितने शेयर्स में डिवाइडेड है वो आती है, वो चेंज होंगी, तो वहाँ पे बदलाव हो जाएगा। आरओसी के पास रिटर्न फाइल करना पड़ेंगे, रिडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ, एंड रिड्यूस लगाना पड़ेगा। आपको बताइए, आपने अकाउंट्स में पढ़ाई है कंपनी के नाम के आगे। तो ये आप कॉमन सेंस से ही पॉइंट याद कर सकते हो। 5 6 7 सारे नहीं भी लिखो तो मेजॉरिटी भी लिख दो तो भी मार्क्स मिलेंगे ना। तो ऐसे लॉजिकली आप बड़े आसानी से ध्यान रख सकते हो इसको। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट ऐसे ही लिख देना है कि अकाउंटिंग सही हुई है या नहीं। अकाउंटिंग के लिए आप लिख देना असेट्स और लायबिलिटी का कोई रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसकी अकाउंटिंग सही है नहीं, इस तरह से बना लो, बढ़िया। पर याद करना है 101% करना है, कोई डाउट नहीं है इसमें। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या चेक करेगा ऑडिटर? तो देखिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस नॉर्मली रिटेन्ड अर्निंग्स यानी पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस को या डेबिट बैलेंस को कहते हैं, बाकी सबको रिजर्व्स कहते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम दिखता रिजर्व्स एंड सरप्लस में, पर रिजर्व्स उसके नाम के आगे लिखते नहीं। तो रिजर्व्स होते क्या है? दीज आर अमाउंट्स अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट विच आर नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी कंटिजेंसी, लायबिलिटी और डिमिनिशन। यानी कि ये लॉसेस नहीं है, एक्सपेंसेस नहीं है, हमारे प्रॉफिट्स में से हमने अलग कर दिए ताकि ये डिविडेंड के रूप में बट ना जाए और बिजनेस में कोई अभी नहीं, फ्यूचर में कोई गड़बड़ हो तो उसके लिए काम है। जबकि प्रोविजन क्या होते हैं? दे आर चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, यानी एक्सपेंस किए जाते हैं रेवेन्यू के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि एसेट की वैल्यू में गिरावट आई है या कोई लायबिलिटी आई है या हमारे ऊपर कोई क्लेम हुआ है, वो लॉसेस के नीचे। तो प्रोविजन स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड लायबिलिटीज के लिए होते हैं, जबकि रिजर्व्स अप्रोप्रिएटेड होते हैं फॉर फ्यूचर नॉन एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज। आज लायबिलिटी नहीं है पर फ्यूचर में आ गई तो स्ट्रेंथन करने के लिए कि आगे शॉक्स अगर आए तो हम झेल पाएंगे, हम रिजर्व में डालते हैं। रिजर्व में डालना कुछ नहीं है, एक जनरल एंट्री है जिसमें आप पीएनएल को डेबिट करके टू रिजर्व कर दोगे। उससे फायदा ये होगा कि ये पैसा डिविडेंड के रूप में इजीली बटेगा नहीं, तो बिजनेस में एक्यूमुलेट होते जाएगा, तो फ्यूचर में अगर कोई ऐसी अकस्मात घटना हुई तो आपको मदद करे। जो रिजर्व से आप डिविडेंड बांट सकते हो उसे रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं, जैसे कि रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई, जनरल रिजर्व हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया। और जिससे आप डिविडेंड नहीं बांट सकते हो बस उसे कैपिटल रिजर्व्स कहते हैं। तो हर कैपिटल नेचर रिजर्व में आप डिविडेंड नहीं बांट पाओगे, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी एक तरह का कैपिटल रिजर्व होगी। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स या कोई भी ऐसे रिजर्व जो रिस्ट्रिक्शन है डिविडेंड बांटने के लिए, तो इससे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो प्रॉफिट। बिजनेस एक्सटेंशन में भी यूज़ कर सकते हो, डे टू डे बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हो, पोजीशन बेहतर करने में भी कर सकते हो। पर कैपिटल रिजर्व अपने आप में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं है। कोई रेवेन्यू प्रॉफिट अगर आपने अलग से डाल दिया कि हम इससे क्या करेंगे, कैपिटल एसेट खरीदेंगे और इससे हम क्या नहीं करेंगे, डिविडेंड नहीं बांटेंगे, तो वो भी एक तरह का कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो हर वो रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैपिटल रिजर्व इज आउट ऑफ पीओरएल और नॉट। रेवेन्यू और कैपिटल में ये नहीं देखते कि ये रिजर्व्स पीओरएल से बन रहे हैं या कहीं और से बन रहे हैं, यानी प्रॉफिट से बन रहे हैं या डायरेक्ट बन रहे हैं। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम पीओरएल से नहीं बनता, शेयर इशू से बनता है, बट जनरल रिजर्व पीओरएल से बनता है। यानी पीओरएल से बनता है इन द सेंस जो प्रॉफिट्स आते हैं उसके बाद हम फिर बिलो द लाइन आइटम में उसको ट्रांसफर करते हैं। तो कैपिटल रिजर्व नॉर्मली कैपिटल प्रॉफिट से भी क्रिएट हो सकते हैं। तो आप पीपी बेचोगे तो जो प्रॉफिट होगा उसे आपको कैपिटल प्रॉफिट मानना है, वो पीएनएल में जाएगा, पर पीएनएल से अगर कंपनी चाहे तो उसे कैपिटल रिजर्व में डाल सकती है, कंपलसरी नहीं है। तो नॉर्मली कैपिटल रिजर्व फिक्टिशियस सेट को राइट ऑफ करने के लिए, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए अगर एओए परमिट करेगा यूज आते हैं। कुछ रिजर्व्स का यूज रिस्ट्रिक्टेड होता है, जैसे कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम, जो उनके सेक्शंस में डिफाइंड होता है, तो आपको वहीं पर यूज करना होगा। तो क्या असर्शन चेक करते हैं नॉर्मली हम? वही वाली बात है, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर अपन कहीं भी अभी नहीं पढ़ रहे हैं, एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ये लिखना यहीं पर है, बट पढ़ेंगे आखिर। तो यहाँ पे अभी एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन या असर्शंस चेक करें। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस के बैलेंस में आप क्या देखोगे? तो एक्सटेंडेड वन, चेंजेस इन इक्विटी है, ये सिर्फ जो कंपनियां इंडेस फॉलो करती है वो बनाती है, इसमें कुछ नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी और रिकंसिलिएशन वो देख लीजिए। कोई एडजस्टमेंट हुआ है डिविडेंड पेमेंट वगैरह का, बैलेंस शीट डेट के बाद डिविडेंड पे हुआ है जिसे बुक्स में प्रपोज डिविडेंड डिस्क्लोज करना है, ऐसा कुछ है तो वो देख लीजिए।
शेयर प्रीमियम का यूज अपन ने डिस्कस कर लिया है, कहाँ पर होगा, इसी के साथ शेयर कैपिटल खत्म होता है। शेयर कैपिटल में लीगल प्रोविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्विटी में, बाकी नहीं। अब अपन आते हैं असेट्स और लाइबिलिटी में। सबसे पहले लाइबिलिटी, वी विल स्टार्ट विद बोरिंग्स। अब ये पूरा चैप्टर बस ऐसे चलेगा। ओनली थिंग इज कि डिस्क्लोजर हर पॉइंट के हैं आपको एग्जाम में, हर पॉइंट में ही लिखना है, लेकिन अपन आखिरी में डिस्कस करेंगे। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आता है बोरिंग के सारे असर्शंस कैसे चेक करो, स्पेसिफिक आता है बोरिंग का प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर असर्शन में क्या क्या आना चाहिए या चेक करना चाहिए ऑडिटर को, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको ये सारे याद नहीं रखना है, आपको एक पॉइंट के अंदर जो पॉइंट है वो याद रखना है। वापस से पूछिए, यहाँ पे कोई डाउट है रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़िए। कम ऑन गाइस। क्लियर है? बोलो 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 बोलो, बोलोगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो 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 चले चले चले, बोले बोले। ए ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, लाइबिलिटीज पे आते हैं। लाइबिलिटीज पे विल कम टू बोरोइंग्स फर्स्ट। अभी बोरोइंग्स का क्या मतलब होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, लोन्स को बैलेंस शीट में नॉर्मली लोन गिवन के फॉर्म में यूज करते हैं और बोरोइंग्स को टेकन के फॉर्म में यूज करते हैं। किसी ने कहा है सर सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ हम रिजर्व शब्द यूज क्यों नहीं करते? बेटा क्यों? क्योंकि रिजर्व नॉर्मली किससे बनते हैं, आपने जो कमाया उससे। प्रीमियम आपने कमाया नहीं है, आपने मंगाया है, इसलिए उसको रिजर्व शब्द यूज नहीं करते। ग्लोबली, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर इक्विटी में, जैसे इंडिया में हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाते हैं ना। ग्लोबली वैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस के अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाते हैं, यानी ग्लोबली जो हेड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमारे इंडिया में हम सिक्योरिटी प्रीमियम को रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर दिखाते हैं, जबकि नाम में रिजर्व नहीं लिखते, क्योंकि एक्चुअल में रिजर्व के नेचर का नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन मैंने आपको बताया। आइए बेटा, मीनिंग लाइबिलिटीज, financial obligations of an enterprise other than owner's fund and includes borrowings। तो ओनर यानी कि कैपिटल के अलावा जो भी आपके पैसे जो आपको देना है वो सब क्या है, लाइबिलिटी है, जिसमें बोरिंग्स भी शामिल है। बोरिंग आर दोज मनी विच आर अवेलेबल यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेस, जो आपने बाहर से लिए उसे बोरिंग कहते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई लीगल प्रोविजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ असर्शंस की चेकिंग करना। तो दोस्तों सारी असेट्स और लाइबिलिटी में टोटल कितने असर्शंस चेक करना है, तो देखो ऐसे असर्शंस में असेट्स और लाइबिलिटी में होता है एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर कॉमन है सब में। तो अपन क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर आखिरी में, तो चार चीजें बच गई। क्या क्या बच गया हमारा, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। आप क्या ईसीआई के मॉड्यूल में आप देखेंगे तो जब भी लाइबिलिटीज का डिस्कशन हो रहा है तो उन्होंने एग्जिस्टेंस में ही ऑब्लिगेशन के पॉइंट्स कवर कर रखे, तो इसलिए आप देखेंगे यू विल नॉट फाइंड एग्जिस्टेंस के अलावा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सेपरेटली, वेदर इट इज योर लाइबिलिटीज और इट इज योर असेट्स। आप देखो सब जगह आपको एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर साथ में मिलेगा। तो कभी क्वेश्चन आए क्या असर्शन चेक करते हैं असेट में, तो 5 लिखना। और अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऐसा नहीं स्पेसिफिक आता है, तो ध्यान रखना स्पेसिफिक क्वेश्चन में 3 ही असर्शन या 4 ही असर्शन चेक होंगे, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर के अलावा एग्जिस्टेंस, जिसमें हम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी पॉइंट रिलेटेड उसके भी लिख देंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली ऐसा आएगा, बोरिंग्स के एग्जिस्टेंस असर्शन में क्या चेक करोगे, ऐसा।
चलिए, तो आपको ये चेक करना है कि जो भी बोरिंग है वो वैलिड क्लेम ऑफ थर्ड पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं बुक्स में, ये मुझे वेरीफाई करना है। तो क्या प्रोसीजर्स लगाएंगे? तो कहते हैं सबसे पहले आप एक बार एक काम करो, इस साल में क्या नए लोन बॉन्ड कमिटमेंट्स आए उसकी बोर्ड मिनट देख के समझ लो कि हमने लिया है क्यों, क्योंकि बोरिंग लेने के लिए बोर्ड की परमिशन लगती है या बोर्ड पावर डेलीगेट करे। फिर जो जो लोन्स लिए हैं उन सब में इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट टर्म्स, सैंक्शन लिमिट्स, विड्रॉल अमाउंट्स, लिमिट से ज़्यादा तो नहीं, ये सब चेक। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हो, लीज भी एक प्रकार की बोरिंग है, उनका अग्रीमेंट पढ़ सकते हो, ट्रस्ट डीड देख सकते हो। बोरिंग रीपे होने पे चार्ज रिलीज हो जाना चाहिए। मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि उन्होंने हमको सारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग बता दी है। कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जैसे कि इंटरेस्ट फ्री बोरोइंग्स फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट के लिए या एसेट है लोन गिवन पर, लाइबिलिटी है सब्सिडी के लिए और इंटरेस्ट फ्री मिला, तो कैसे मिला है, क्या लॉजिक में भी आप बता दो रिलेटेड पार्टी, इसलिए तो ये आपको सब किस में लिख रहा है, एग्जिस्टेंस असर्शन। ये आप कैसे रखेंगे, बस चेक करना है तुमको एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे बोरिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं, बोर्ड के मिनट देख लेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग लो चेक करने के लिए कि भैया बैलेंस बाकी है या नहीं। लीज है तो अग्रीमेंट पढ़ लेंगे, ट्रस्ट डीड है तो ट्रस्ट डीड के प्रोविजंस पढ़ लेंगे, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो लेने, और एक नॉर्मल कोर्स के बाहर का ट्रांजैक्शन स्पेशल पॉइंट है। चलिए, आपने पहला चेक कर लिया एग्जिस्टेंस, जिसमें राइट्स और ऑब्लिगेशन भी हो गया, तो अब दो बचे, क्या है, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। तो सारी बोरिंग अकाउंट फॉर हुई है, ये कंप्लीटनेस है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक शेड्यूल मांग लोगे मैनेजमेंट से कि भैया आपकी सारी बोरिंग की आपने कोई एक लिस्ट बनाई होगी, वो शेयर कर, जिसमें ये सब हो तो और भी अच्छा है कि कब शुरू हुई लोन, कब खत्म होगी रीपेमेंट टर्म्स के। इसके अलावा आप एविडेंस ऑफ एडिशनल डेट थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ मिनट्स चेक करेंगे और समराइजेशन ट्रेस करेंगे। हेलो, इसके अलावा आपको देखना है कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ईयर एंड पे तो नहीं है, क्योंकि अपन क्या चेक कर रहे हैं, कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस का मतलब यही है कि कोई स्किप तो नहीं हो गई लाइबिलिटी, कोई नहीं स्किप्ड बोरिंग्स तो नहीं है। बाकी चेक करना है कि जो आपने अमाउंट दिखाया वो सही है नहीं। कंफर्मेशन ले सकते हैं क्या बैंक एफआई से, 100% लेना ही है तो ले हो, तो इंटरेस्ट रेट वगैरह की भी ले लेना, मेल पे भी मांग सकते हो, रिमाइंडर भी भेज सकते हो, कंपेयर करोगे, रिकंसाइल और ट्रेस करोगे डिफरेंस की बात, वो जस्टिफाइड है तो ठीक है, नहीं तो रिपोर्ट कर लो। वैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, देखेंगे लाइबिलिटी सही अमाउंट पे रिकॉर्ड हुई है, तो बस आपको ये चेक करना है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है डेट का, उसके हिसाब से लाइबिलिटी कितने की होनी चाहिए। हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन में भी बैलेंस एग्री कर ही लेंगे, कैलकुलेट कर लो इंटरेस्ट वापस से, अमोटाइजेशन, कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह लगी है तो उसका, फॉरेन करेंसी लोन है तो ये 11 की अकाउंट, इससे आप क्या चेक कर लेंगे, दिस विल कंप्लीट योर चेकिंग विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू। प्रेजेंटेशन ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे यहाँ पे, ओके तो ये इन जनरल ऑडिट प्रोसीजर्स है आपके, इसको आप टू भी डिस्कस करके एंड में लिख, या चलो देख ही लेते हैं, डिस्क्लोजर्स बाद में देख लेंगे। एक तो आप अग्रीमेंट पढ़ के देखो कि हम उसका कंप्लायंस कर रहे हैं, कोई ब्रीच तो नहीं हुआ है, यानी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं किया जिससे लोन इमीडिएटली रिपेबल हो गया है, करंट क्लासीफाई हो गया है, कोई वेवर तो नहीं मिला। आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्लासीफाई करना पड़ता है बोरोइंग्स को, करंट नॉन करंट में, तो जिसकी 12 महीने में ड्यू हो रही है वो शॉर्ट टर्म है, ऐसा नहीं है। अगर कोई लोन 5 साल का और एक इंस्टॉलमेंट 12 महीने में ड्यू हो रही है तो वो एक इंस्टॉलमेंट करंट लाइबिलिटी में जाएगी, बाकी 4 नॉन करंट लाइबिलिटी। कोई आप पे चार्ज लगाए तो वो चेक कर लीजिए, इसी तरह से कोई रिस्ट्रिक्शन डाले गए हैं आपके ऊपर तो वो चेक कर लीजिए। चार्ज नॉर्मली रजिस्टर करना है तो देख लीजिए डिस्क्लोजर। कभी सिक्योरिटी कम हो गई वैल्यू तो आपने समझिए कि 1 करोड़ का लोन लिया और सिक्योरिटी 80 लाख की दी, तो आप इसे सिक्योर्ड लोन दिखाएंगे, अनसिक्योर्ड 80 लाख सिक्योर्ड होगा, बाकी 20 अनसिक्योर्ड होगा। हायर परचेज अग्रीमेंट एक बार पढ़ लीजिए, रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व तो नहीं है, किस किस तरह के आप लोन्स दे सकते हैं, ये सब अलग अलग तरीके होते हैं बैंक्स, ये सब देखेंगे क्या क्या दिया है।
एमओए और एओए में पावर्स दिए जाते हैं, कितनी बोरो कर सकते हो। एओए पावर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, जो चाहे तो एक लिमिट तक डेलीगेट कर सकता है, लिमिट स्पेसिफाई करके, लिमिट तक नहीं, लिमिट स्पेसिफाई करके। तो वो हुआ या नहीं। 180 के कंप्लायंसेस होते हैं कि आप बोरिंग जैसे कि दूसरी कंपनी से लोगे तो रिस्ट्रिक्शन है। 185 बेसिकली डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी की बात करता है। 186 इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट्स, ग्रुप कंपनीज के बीच में इन्वेस्टमेंट्स की बात करता है। तो वो सब जो भी प्रोविजन है उसका कंप्लायंस चेक करेंगे। प्लस क्या पर्पस के लिए बोरिंग ली थी उसी में यूज हो रही है, नहीं हो रही है तो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। अपन आखिरी में प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में देखेंगे, मनी नॉट यूटिलाइज्ड फ्रॉम बोरिंग्स फॉर इंटेंडेड पर्पस आर टू बी डिस्क्लोज। ध्यान रखना, डिपॉजिट भी बोरिंग है तो आपने डिपॉजिट रेज किए तो आपको आरबीआई से परमिशन नहीं, कम्युनिकेशन करना होगा अबाउट दीज बोरिंग्स। चलिए एक बार क्विकली पढ़ लीजिए, मैं एक एक मिनट देते जाऊंगा बीच बीच में, कोई भी डाउट है तो पूछिए। बोरिंग्स, गिव मी अ सेकंड। एनी डाउट्स? अब आते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल आर अदर करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, करंट कब होती है, तो ये आप शेड्यूल 3 में देखे होंगे अकाउंट्स में कि लाइबिलिटी को करंट कब क्लासिफाई करते हैं, जब वो चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी in fact due to be paid in 12 months after the reporting period, और अनकंडीशनल राइट टू डेफर बियॉन्ड 12 मंथ्स नहीं है। ये सब शेड्यूल 3 में दिया गया। अब आप चेक क्या कर रहे हो बोरे अदर करंट लाइबिलिटीज या ट्रेड पेबल्स में। तो सबसे पहले आप देखो कंट्रोल्स, जैसे डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं हो रही है, खर्चे बार बार रिकॉर्ड तो नहीं हो रहे, एजिंग रिपोर्ट कैलकुलेट करो, टोटल देखो सही है या नहीं है, अगर मैनुअल है तो रिकनसाइलिंग आइटम, बड़ी एंट्रीज, ये सब चेक करो। कंफर्मेशन 100% ले सकते हैं जो भी सिग्निफिकेंट या मटेरियल प्लेयर जोन्स। इससे आप क्या चेक कर लोगे एग्जिस्टेंस, तो प्राइमरली डायरेक्ट कंफर्मेशन एक तरीका हो गया, बाकी वैलिडेट की रिपोर्ट। कंप्लीटनेस कैसे चेक करोगे, तो हमें देखना है कि सारी बोरिंग इस साल की जो है वो इस साल में आ गई। अब देखो यहाँ सिर्फ बोरिंग की बात नहीं हो रही है, अदर लाइबिलिटी भी हो रही है। तो ये बोल रहे हैं सबसे पहले कि अगर आपकी कोई भी क्रेडिटर है तो चेक कर दो कि उसने अगर आखिरी के कुछ समय में कोई इनवॉइस रेज किया बाद में तो वो बैलेंस शीट डेट पे रिकॉर्ड हो रहा है। सारे गुड्स जो बैलेंस शीट डेट तक आपके पास आए उन सबकी परचेज बुक होगी तो क्रेडिटर दिखेंगे। थोड़ी परचेज की आप वाउचिंग कर सकते हो, जिसका मतलब आपने परचेज के वाउचर मंगा लिए, सपोर्टिंग से उसको चेक कर लिया, देख लिया अमाउंट सही रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, परचेज को मैच कर लिया गेट हाउस रजिस्टर या दूसरे कोई भी रिकॉर्ड्स, पीरियड देख लिया सही है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हो, तो हमें सारे मटेरियल खर्चे देखना है कि इसमें कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं आ रही है जो पे नहीं हुई है, एक्सपेंस जो पे नहीं हुआ, और लाइबिलिटी भी नहीं दिख रहा है। कस्टमर से एडवांस मिलेगा तो आप इसे क्या करेंगे, लाइबिलिटी दिखाएंगे। तो इसकी एक एजिंग ले लीजिए और मैनेजमेंट से पूछो कोई डिस्प्यूट है क्या, तो अब स्कूल के पास क्वेश्चन बनी जाती है, आम बात है। पर ऑडिटर पूछ लेगा कि भाई ये स्टूडेंट छोड़ गए तो नहीं चले गया, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, क्योंकि उस केस में ये फिर रिफंडेबल थी। तो ये पूछ लेंगे बैलेंस शीट डेट के बाद कोई एडजस्टमेंट है। तो स्टैट्यूटरी ड्यू की कोई लाइबिलिटी है तो आप रीजनेबिलिटी चेक कर लो, देख लो वेरिएंस तो नहीं है कोई, चालान देख लीजिए, रीजन देख लीजिए वेरिएंस के क्या है, और कारों में जो रिपोर्ट करना है उस पर ध्यान दे दीजिए। कोई ओल्ड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है तो कैसे चेक करेंगे, बहुत पुरानी समय से चली आ रही। तो सबसे पहले आप देखो कि क्या मेथड अकाउंटिंग का अप्रोप्रिएट है या नहीं है। वेंडर की लिस्ट लीजिए, देखो कि अगर कोई भी वेंडर को राइट बैक किया, पहले राइट ऑफ किया था तो मैनेजमेंट के अप्रूवल से किया।
रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रेड पेबल्स करिए इंडियन करेंसी में, अगर फॉरेन करेंसी है तो। मैनेजमेंट से समझो कि आप कैसे उसका प्रिंसिपल निकालते हो, ड्यू निकालते हो, आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है, उसे क्रॉस चेक कर लीजिए आप। और आखिरी है आपकी बोरिंग्स में, लाइबिलिटीज में प्रोविजंस और कंटिजेंट लाइबिलिटीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजन अपन ने डिस्कस किया, प्रॉफिट से बनाया जाता है, खर्चों से होते हैं, P&L से डेबिट होते हैं। तो ये तभी किया जाता है जब आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, जिसका एक इकोनॉमिक एस्टिमेट रिलायबली किया जा सकता है। ये पूरा डिस्कशन आप करेंगे। एज 27 में प्रोविजंस की डेफिनेशन। कंटिजेंट लाइबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन, नॉट 27 सॉरी 29, जो अनसर्टन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है, या एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन जिसका प्रोबेबल नहीं है पैसा देना पड़ेगा या मेजर नहीं कर सकते, ये भी है 29। ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर कोई लाइबिलिटी होने की चांसेस हैं और वो प्रोबेबल है और एस्टिमेटेबल है तो प्रोविजन बनता है, एस्टिमेट नहीं कर सकते तो मजबूरन लाइबिलिटी डिस्क्लोज होती है। वैसे ही अगर रीजनेबली पॉसिबल या रिमोट है तो कंटिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज होगी, रिमोट में कुछ भी नहीं। जब तक आपके ऊपर डिमांड नहीं आएगी आप तब तक क्या नहीं करेंगे, प्रोविजन नहीं बनाएंगे। कंटिजेंट लाइबिलिटी इसको नॉर्मली आप इन द नेम ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी शो करें। क्या असर्शन चेक करोगे आप प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटी में, वही एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करते हैं नहीं, कंप्लीटनेस सारे आ गए या नहीं आए, वैल्यूएशन सही है शेड्यूल। तो कैसे चेक करोगे ये सब, सबसे पहले प्रोविजंस की लिस्ट एक बना लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो कस्टमर्स के साथ हुआ है वो देख लेंगे कि भैया ड्यू डेट कब है पैसे देने की। वर्किंग पेपर्स देख सकते हो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो, कोई मैनेजमेंट बहुत समय से पैसे नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, जो भी मैनेजमेंट कहाँ नहीं देना चाहिए, एक्सपर्ट की मदद ले सकते। एक्सपर्ट की मदद अगर आप लेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 500 में। कि एक्सपर्ट की मदद लेना है तो आपको उसके वर्क को इवैल्यूएट करना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है और अप्रोप्रिएटनेस चेक करना है। तो ये आपका सब कुछ है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, फॉरेक्स। कट ऑफ का मतलब होता है बेटा, जैसे तुम बताओ अगर 2 अप्रैल को कोई सेल रिटर्न आया है तो ये अगले साल की सेल रिटर्न है, अगले साल बुक होगी। ऐसा नहीं 31 मार्च पे अपन ला के बुक कर दे, क्यों, क्योंकि अभी बुक्स क्लोज होना बाकी है। नॉर्मली कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च को रेडी नहीं होते, टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं कि जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं तब तक के सारे ट्रांजैक्शन मार्च में ही बुक कर दो। वो इस साल के खाते जब बनेंगे 24-25 के तब डालना, पिछले साल में डालो, इसे कट ऑफ कहते हैं। दैट इज व्हाट कट ऑफ इज। और पूछिए। ठीक है, अंडरस्टूड, कूल। और कोई डाउट्स? नो। अब आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है बेटा, ये वो पैसा है जो हमें लेना है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। तो सबसे पहली चीज, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, गुड इंटेंशन। तो हमने जो एक्चुअल में गुड्स सेल किए, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है कि सेल्स बढ़ाने के लिए हमने किसी तरह से मशीन बेची उसको भी सेल दिखाती। यही होगी, ऑथराइज कस्टमर्स को ये सेल्स रिकॉर्ड होना चाहिए, ये चेक करना पड़ेगा। एक बार रिकॉर्ड हुई है तो फिर कैश रिसीव होगी तो ही ये बुक से डेटा रटेगा। समय पर पैसा आ रहा है, रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं, पुराने हो रहे हैं तो प्रोविजन बना रहे हैं। फॉलोअप का एक सिस्टम है और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का पूरा एक लॉजिक। ये एग्जाम में आप कब लिखोगे दोस्तों, जब आपको क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ सिस्टम ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। एक तो प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटी इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेड रिसीवेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीचर ये आपके हैं। आगे
असर्शन क्या चेक करना है ट्रेड रिसीवेबल में? तो असेट्स में वही चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, वैल्यूएशन। तो आपको ये एस्टैब्लिश करना है कि ये ईयर एंड पे एग्जिस्ट है या नहीं। तो कैसे एस्टैब्लिश करोगे? तो एक तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो गया, तो इसी को डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है? सिग्निफिकेंट ऑडिट एक्टिविटी होगी कस्टमर से पूछना बैलेंसेस पे। इसके लिए हमें एंटिटी की परमिशन लेना है। अगर मैनेजमेंट मना करे तो ग्राउंड चेक करना है, वैलिड ग्राउंड है तो फिर हम दूसरे प्रोसीजर लगाएंगे, नहीं लगा पाए तो रिपोर्ट मॉडिफाई करेंगे। 505 में डिस्कस किया। अब आप ट्रेड रिसीवेबल से या तो बैलेंस शीट डेट का मांग सकते हो या कोई भी और डेट का, अगर मिड ऑफ द ईयर में आप कंफर्मेशन ले रहे हो तो। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। नेगेटिव से एश्योरेंस कम मिलता है, पॉजिटिव से ज़्यादा। किन आइटम्स को आप कंफर्मेशन में शामिल करोगे मैनेजमेंट को मत बताना। आपने किसी को लेटर भेजा, डिलीवर नहीं हुआ तो फिर ऑडिटर के पास आना चाहिए। इसी तरह से जवाब भी ऑडिटर के पास आना चाहिए, डिस्पैच भी ऑडिटर करेगा। ये सब कुरियर वाली बात है। इसके अलावा आप और टेस्ट कैरी कर सकते हो देखने के लिए कि अमाउंट सही है या नहीं। अदर देन सेल्स की सर्विस इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए सेल्स में। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से कहीं आमदन के अलावा प्राइस ना की जाए, क्योंकि पकड़ में नहीं आएगी और इससे सेल्स इन्फ्लेट कर देंगे, जो अडानी पे आरोप लगा था कि सिंगापुर की रिलेटेड एंटिटी से उसने डमी सेल दिखा के इनकम दिखा दी, एक्चुअल में नहीं। ट्रेंड एनालिसिस एक तरीका हो सकता है दोस्तों, डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं है, ये एक सेपरेट पॉइंट है जिसमें आप क्या करोगे। कोई अनयूजुअल ट्रेंड तो नहीं है, किसी महीने में सेल एकदम बढ़ गई, एकदम डिप हो गई, एकदम से कलेक्शन पीरियड डेटर का बढ़ गया, कम हो गया। अब वो सब के चेंजेस देखोगे, वेरीफाई करोगे, चेक करोगे। तो ट्रेड रिसीवेबल का एक सबसे बड़ा जरिया सोर्स गैदर करने का एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन, और इससे एग्जिस्टेंस चेक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या प्रोसीजर है? तो हमें सबसे पहले देखना है क्या कंट्रोल्स हैं कि डुप्लीकेट इनवॉइस ना हो। आपको इंश्योर करना है कि आपका बैलेंस जनरल लेजर से मैच करे, यानी आपने कोई ट्रेड रिसीवेबल की या जैसे बही खाते बना रखे हैं हाथ से लिखने वाले, तो उसका बैलेंस जरूर कैश बुक बैंक स्टेटमेंट के अनुसार जो कैश बुक आपने कंप्यूटर में अकाउंटिंग सिस्टम में बनाई है वो मैच। एजिंग रिपोर्ट मांगो, क्योंकि आजकल शेड्यूल 3 में डिस्क्लोज भी करना होता है और जितना पुराना होगा उतना रिस्क बढ़ेगा। रिसीवेबल का टोटल देखिए, जनरल लेजर में ट्रेस करिए। कोई रिकन्सिलिएशन आइटम है, जर्नल एंट्रीज वगैरह की, तो उसे रिकनसाइल करें और डॉक्यूमेंट करें। रिकन्सिलिएशन इनवॉइस वाइज होना चाहिए। अगर डेटर इनवॉइस टू इनवॉइस पेमेंट करता है, लमसम है तो पॉसिबल नहीं होगा। नॉर्मली नियम ये होता है कि अगर कुछ नहीं बोला है, जैसे मैंने आपसे माल खरीदा 100 रुपये का, फिर 500 का, फिर 100 रुपये का, जैसे टोटल 700 का माल खरीदा, आपने कई फ़ोन लगाया तो मैंने 200 रुपये भेज दिया। अब आप क्या मानोगे, 200 कौन से पे हुए? आखिरी वाले। तो आपकी चॉइस है, आपको जो डिसाइड करना है, पर आप नहीं डिसाइड करोगे तो वो शुरू वाले पहले पे हो जाएंगे। तो कंफर्मेशन लेंगे। अब कंफर्मेशन अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया, तो वापस आते हैं। अगर कंफर्मेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी मिली तो इन्वेस्टिगेट करने को बोलेंगे और देखेंगे ओवरऑल करेक्टनेस है या नहीं है। 505 देखा। कभी रिप्लाई नहीं आया कंफर्मेशन का तो क्या करेंगे, देखेंगे और कोई तरीका है क्या, जैसे कि कैश ही मिल गई बाद में। डेप्थ में एग्जामिन कर सकते हो कुछ ट्रांजैक्शंस को, मे भी उसने पैसे भेजे होंगे, वो उसकी बुक्स में अवेलेबल नहीं है, बट उसकी कोई रेमिटेंस इनवॉइस आई होगी। इसके बेसिस पे ही आप फाइनल समरी बनाओगे। बाकी कंफर्मेशन नहीं मिला तो आगे चेक तो करना पड़ेगा। कंप्लीटनेस मतलब सारे ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड हो गए और सही अमाउंट वैल्यूएशन। तो खास तौर पे जो आखिरी 5 दिनों में इनवॉइस बनती है ना, उसमें देखो अगर गुड्स डिस्पैच हुए तो ही सेल बुक करोगे, नहीं तो नहीं। कुछ इनवॉइस कंपेयर कर लो आप किससे, बिल डेटा से। मैच इनवॉइसेस टू शिपिंग डिस्पैच लॉग्स, तो आपने जो फैक्ट्री से बाहर माल निकाला होगा उससे क्रॉस चेक कर लीजिए।
और वैल्यूएशन में क्या चेक करोगे? रिव्यू सही से किया है या नहीं, मेथड ऑफ वैल्यूएशन सही है, एजिंग रिपोर्ट, लिस्ट ऑफ डेटा के बेसिस पे प्रोविजन बनाए बैड डेट्स का, डाउटफुल डेट्स का, क्या ये सब कुछ ऑथराइज्ड है या नहीं, चेक करें। अगर कस्टमर रिटर्न बहुत ज़्यादा हो रहा है तो चेक करेंगे क्यों हुआ। डिस्काउंट बहुत ज़्यादा देना है तो कंपनी की पॉलिसी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या डिस्काउंट उससे ज़्यादा दे रहे हैं और कब दे रहे। सेल के समय कंपनी अलाउ करती है, आप बाद में दे रहे हो मतलब गड़बड़ हो सकती है। नॉर्मली जीएसटी के पोर्टल में भी क्रेडिट नोट बनाते हैं तो वो आपको क्रेडिट नोट दिखेंगे। कई बार बिल एंड होल सेल होती है जिसमें हम बोलते हैं कि भैया हमारे लिए माल बनाओ, आपने माल बना के रख दिया, फ़ोन किया, बोले सर ले जाओ, मैंने बोला तुम्हारे पास ही रखो, अभी 2 महीने में ले जाऊँगा। तो ऐसे केस में आपने क्या किया है, आपने बना के मेरे नाम पर बिल करके फैक्ट्री में अलग से रख दिया, आप कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा उस असेट को, तो इस पर्टिकुलर केस में सेल आज ही बुक करना पड़ता है। अब ये तो आपके अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स है, ये पूरे चैप्टर में यूज आते रहेंगे, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर में दिया है, कल देखिए। बस ये पूरा चैप्टर ही ऐसा है, बस आपको क्या करना है पे यही ध्यान रखना है कि अपने को कहाँ एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, दूसरे प्रोसीजर है, कॉमन सेंस है, सारे असर्शंस के ऊपर पॉइंट्स दें। ठीक है, तो दिस इज समथिंग द वे वी विल हैव टू वेरीफाई दिस। तो आज का डिस्कशन थोड़ा सा शॉर्ट रखना है दोस्तों, सॉरी आई हैड सम वर्क एट 9:30, it's time, so we may not be able to continue, we'll continue this tomorrow and complete it tomorrow as in Monday। ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट्स है किसी के तो जल्दी पूछ लीजिए, आज के शॉर्ट सेशन के लिए एक्सक्यूज, मंडे को कंटिन्यू कर। डाउट्स है तो पूछ लीजिए।